हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आरक्षण से संबंधित है। आज इसमें हम लोग पूरे बहुत ही अच्छे से एक कहानी की तरह हम लोग ये सीख जाएंगे। हम लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट, इसमें कोई दुविधा नहीं होगा कि हम लोग जो बात करने वाले हैं सभी जातियों को आरक्षण जो मिला, वो आरक्षण कब, कैसे, कहाँ और क्यों दिया गया, कैसे मिला, इन सभी बातों को हम लोग एक डिस्कशन, एक कहानी की तरह बहुत ही अच्छे से समझते हैं। आपका ये जो आरक्षण मिला, ये सबसे पहले जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो SC ST को आरक्षण दे दिया गया कि भैया ये सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, इनके साथ अन्याय हुआ, वर्षों से इन्हें दबाया गया, इनका शोषण किया गया। तो इन्हीं सब के आधार पर, एक जाति के आधार पर SC और ST वर्ग को आरक्षण दे दिया गया। अब जब आरक्षण दे दिया गया तो इसके बाद से ही जो OBC वर्ग था, पिछड़ा वर्ग, वो भी जो है आरक्षण की मांग बहुत जोर शोर से उठाने लगा कि भैया हमें भी आरक्षण चाहिए, हम भी बहुत पीछे हैं, हमारे में भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो SC ST की तरह हैं, तो हमें भी आरक्षण चाहिए, हम भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। तो काफ़ी इस पर विरोध प्रदर्शन हुआ। तो इसके लिए 1953 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और इस आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर, जिसके कारण प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। तो ये आयोग बना। तो इस आयोग में ये जो जनता की मांग थी कि भैया ये जो हमें जाति और पिछड़ापन के आधार पर, जाति और पिछड़ापन के आधार पर जो है हमें आरक्षण चाहिए, OBC वाले यही मांग कर रहे थे। तो जब 1953 में ये काका कालेलकर आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, कहा कि भैया हम जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। लोगों ने कहा भैया क्यों नहीं दे सकते? तो उसने कहा कि भैया अगर हम जाति के आधार पर आरक्षण देने लगेंगे तो क्या है कि OBC में बहुत सी जातियां हैं और उनमें बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो साधन संपन्न हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण बहुत सी उसमें ऐसी है जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण जरूरत नहीं है। तो इस आधार पर हम आरक्षण को लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण को जो है आरक्षण को नहीं दिया। तो इसमें फिर जोर शोर से काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होता रहा, ऐसे चलता रहा। फिर चलते चलते आखिर समय आ ही गया 1977 में, जब पहली बार कांग्रेस हारी और पहली बार कोई गैर कांग्रेस सरकार जो है केंद्र के सत्ता में आई, जो जनता पार्टी नाम से। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में इसका स्थापना हुआ, एक जनता पार्टी थी जो जनसंघ से और समर्थन लेकर और काफ़ी और वगैरह से बनी थी ये। तो उस समय प्रधानमंत्री जो है 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई जी बने उस समय, और उन्होंने 1979 में ये मोरारजी देसाई जी एक आयोग का गठन करते हैं, जिस आयोग का नाम रखा गया द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो BP मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये जो BP मंडल थे ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के, यही द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ये अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया था और इसीलिए इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। तो मंडल आयोग में जो अपना रिपोर्ट दिया, इसमें कुल जो है 3743 OBC जातियों का जो है लिस्ट बनाया गया कि भैया इन OBC जातियां ये हैं, मतलब इसमें केवल OBC जातियां, इतनी OBC जातियों का लिस्ट बनाया गया और कहा भैया इतने को जो है ये आरक्षण चाहिए। तो इस आरक्षण को जो है ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि ये कांग्रेस ने चाल खेलकर इनकी सरकार को ही 2 साल में गिरा दिया। तो 1979 में ही जैसे ही यह बना, कुछ ही समय बाद ये सरकार गिर गई और आरक्षण लागू नहीं हो पाया, यानी मंडल आयोग लागू नहीं हो पाया। मंडल आयोग लागू हुआ होता तो जो OBC वर्ग थे उनको आरक्षण उसी समय मिल गया होता। तो फिर हुआ क्या, फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई, ऐसे तैसे चलता रहा। उसके बाद जो फिर था कि 1989 में, इसके 10 साल बाद जो ये था, इसके 10 साल बाद जो है, इसके 10 साल बाद एक सरकार फिर से बनी और उसमें जो है BP सिंह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं।
बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भी गैर कांग्रेसी सरकार थी, दूसरी बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सत्ता केंद्र में, और बीपी सिंह जो है बीजेपी और अन्य दलों को, कम्युनिस्ट वगैरह से मिलाकर ये सत्ता में आए थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम ये मंडल आयोग को लागू कर देते हैं तो हमें जो ओबीसी वर्ग का वोट है ये हासिल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा समर्थन हो जाएगा, हम सत्ता में बने रहेंगे। तो इसी सोच को लेकर बीपी सिंह ने ये मंडल आयोग को लागू कर दिया, यानी ओबीसी वर्ग को जो है 27% आरक्षण मिल गया इसमें। तो ये यहाँ तक चलता रहा। तो ऐसे क्या हुआ इसमें, जैसे ही मंडल आयोग कब लागू हुआ था, 1990 में, 1990 में मंडल आयोग को लागू हुआ था और 1989 में ये बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो जैसे ये मंडल लागू हुआ और जो इसमें सवर्ण जातियां हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने लगी। जैसे कि SC ST का लागू हुआ तो ओबीसी वाले हल्ला मचाए, अब ओबीसी का आरक्षण जैसे लागू हुआ तो ये जनरल वाले जो है ये हल्ला मचाने लगे, भैया ऐसा नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। तो और सभी पार्टियाँ सोची कि हमारा जो सवर्ण वोट है जो इसके समर्थन दी थी, तो अपने सवर्ण वोटों के डर के कारण ये अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इनकी सरकार मात्र 11 महीने में ही गिर गई, 1990 में ही गिर गई थी। 1990 में इनकी सरकार गिर गई, लास्ट नवंबर में इनकी सरकार गिर गई और फिर से चुनाव की घोषणा हुआ। अब जो है चुनाव प्रचार चलने लगा। उसी चुनाव प्रचार के दौरान 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तमिलनाडु में। ये हुआ मामला। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस को जो है सिंपैथी के कारण, क्योंकि उनकी हत्या हो गई थी, उसके कारण कांग्रेस को फिर जो है मतलब समर्थन मिला और वो कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। और सत्ता में आई जब, फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होता रहा, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, भैया ये मंडल आयोग लागू नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके लिए 1992 में इसमें केस हुआ, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है, कि भैया ये मंडल आयोग नहीं लागू होना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि भैया ये जो मंडल आयोग लागू हुआ है ओबीसी आरक्षण के लिए, ये सही है, ये कोई गलत नहीं है कि भैया सामाजिक पिछड़ापन के कारण, इसमें जाति के कारण इसमें आरक्षण दिया गया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसने ध्यान में रखा और कहा, क्या बातें कहा कि भैया इसमें जो है क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। ये इंदिरा साहनी केस में ही क्रीमी लेयर को लागू किया गया। क्रीमी लेयर क्या है कि जो साधन संपन्न जातियां हैं ओबीसी में, उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, जो मछलियां बड़ी हो गई हैं उनको निकालकर बड़ी मछलियों के साथ अलग रख दिया जाए, नहीं तो वो उन्हीं छोटी मछलियों का शोषण करेंगी, उन्हीं को खाएंगी। उनको निकालकर जब अपने टाइप के, अपने बराबरी वालों में रख दिया जाएगा तो उनसे कंपटीशन होगा, वहाँ कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। तो इसी आधार पर ये क्रीमी लेयर को लागू किया गया था कि भैया जो साधन संपन्न जातियाँ हैं इनको जो है हटा दिया जाए आरक्षण वर्ग से। एक तो ये कहा इसने, पहला तो कहा कि मंडल आयोग सही है, ओबीसी आरक्षण सही है, जाति के आधार पर कोई दिक्कत नहीं है, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। और इसने तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई, ये जो प्रमोशन की बात बताई इन्होंने, कि पदोन्नति में, यानी पदोन्नति में किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण केवल वो जहाँ एडमिशन लेगा या सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, और लेकिन इन्हें जो है प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इतनी बात जब से कहा तो यहाँ पर ये इंदिरा साहनी के जो केस था, इसके बाद ओबीसी का जो आरक्षण था ये चैप्टर क्लोज हो गया। एक बात और इन्होंने कहा, इंदिरा साहनी ने केस में एक बात और बताया कि आरक्षण जो मिलता है वो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ही अजीब संकट आए, उसके बाद आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उस समय जो आरक्षण था ये 27% ओबीसी को मिला था, 15% जो था ये SC को मिला था, और ये 7.5% जो है ST को मिला था। कुल मिला जुला के 49.5% जो है ये आरक्षण जो है उस समय था। और इंदिरा साहनी केस में ये कहा भी गया कि भैया 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, बहुत ही खराब परिस्थिति आए तब जाके इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात करके ये जो ओबीसी का आरक्षण वाला ये मामला था, ये झगड़ा था, इसको यही क्लोज कर दिया गया। फिर यहीं से एक नया विवाद शुरू हुआ, प्रमोशन वाला। प्रमोशन वाला क्या हुआ कि जब इसने कहा कि प्रमोशन में ये जो आरक्षण लागू नहीं होगा, तो फिर बाद में सरकार ने और इसका विरोध हुआ, भैया जो SC ST वर्ग के हैं किसी भी तरह से नौकरी पा जाते हैं और वो जीवन भर अपने ही उसी जगह पर, सिपाही में कोई पा गया नौकरी तो ज़िंदगी भर वो सिपाही में ही रहता है, ऊपर ही नहीं जा पाता है, कोई टॉप जो है पद पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए इसको विरोध को देखते हुए
77वां संविधान संशोधन 1950 में किया गया। इसमें क्या किया गया मेरे भाई, 77वां ये जो संविधान संशोधन है, इसमें जो है आर्टिकल 16A4 को जोड़ा गया, ये ऐड किया गया। ये क्या करेगा कि जो SC/ST वर्ग के जो है लोग हैं उनको जो है प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन नहीं होगा तो अपनी जगह पर ही रहेंगे, टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए जो है ये 77वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 4A को जोड़ दिया गया, ये जो SC/ST को आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए। तो ये बात हुआ यहाँ पर। फिर क्या बात हुआ कि देखा गया कि भैया हम आरक्षण देकर उनको प्रमोशन तो कर दे रहे हैं, वो ऊपरी पद पर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है कोई दूसरा आके जो है उस पद पर बैठ जा रहा है, फिर ये जो है अपना जो है इनसे कोई सीनियर बन जा रहा है, फिर इनका वही मामला हो गया। तो फिर इसी को देखते हुए 85वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में। इसमें यह कहा गया कि ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी यानी ज्येष्ठता का नियम लागू किया गया। ज्येष्ठता का नियम क्या लागू किया गया मेरे भाई, यदि कोई भी ST/ST वर्ग का जो है उसका प्रमोशन हो जाता है, वो ऊपरी पद पर पहुंच जाता है, तो आजीवन जब तक वो रहेगा वो उसी पद पर रहेगा, वो अपने से नीचे पद पर नहीं आएगा। तो ये इसमें किया गया 50वां संविधान संशोधन में, ज्येष्ठता का नियम यानी सीनियरिटी का नियम लागू किया गया। फिर क्या हुआ कि लोगों को पेट में जो है खौलने लगा आग कि ये कैसे होगा, तो केस कर दिया, जिसे M नागराज केस कहा जाता है 1906 में। इस केस में ये 77वां संविधान संशोधन और जो है 85वां संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया कि भैया इनको रद्द किया जाए, ये गलत है। तो क्या कहा, M नागराज केस में ये कहा गया कि भैया ये प्रमोशन जो मिल रहा है ये ठीक ही तो है, गलत कहाँ है। किसी को जो है वो सामाजिक पिछड़ेपन के कारण यदि उसमें उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि पहुंच जाए ऊपर तक, उसे आरक्षण के माध्यम से यदि अपने पद से ऊपर चला जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है, तो सही बात है। लेकिन भाई जब मामला कोर्ट में गया तो कुछ न कुछ उसमें होगा ना। तो उसमें कहा कि भैया जो आरक्षण मिल रहा है ये 3 चीज़ को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए प्रमोशन में। एक तो पिछड़ापन होना चाहिए, हाँ भाई किस जात में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है उसको भाई प्रमोट किया जाए जो है प्रमोशन में। दूसरा ये किया जाए कि भैया ये जो क्या है कि जैसे कैपेबिलिटी उसमें है कि नहीं है, इसमें क्षमता, एक तो पिछड़ापन को देखा जाए, हाँ उसमें पिछड़ापन है कि नहीं है। दूसरा उसमें क्षमता देखा जाए कि इसे हम इस पद से उठा के इस पर बैठा रहे हैं, ये उसको हैंडल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, इसको देखा जाए। और तीसरी बात और देखा जाए कि उसमें जो है कई सारी और जो है पिछड़ापन, क्षमता और जो है प्रतिनिधित्व, यानी उस जाति का जिस मतलब जैसे जिस पद पे हम बैठा रहे हैं इसको, उस पद पर इसके जाति वाले वहाँ हैं कि नहीं है, कितना है, इसको भी देखा जाए, इसे प्रतिनिधित्व कहा गया। तो M नागराजन केस में ये कह दिया गया, ये तो यहाँ पर ये शांत हुआ। लेकिन फिर सन 2018 में एक जर्नैल सिंह केस हुआ। इस जर्नैल सिंह केस में हुआ क्या मेरे भाई कि इसमें जो बात इसमें M नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही ठीक बात इसमें जो है इन्होंने कहा कि भैया जो प्रमोशन मिल रहा है, ये जो SC/ST वर्ग को जो है ये आरक्षण प्रमोशन में मिल रहा है, इसे ये जो पिछड़ापन के आधार पर, कैपेबिलिटी यानी क्षमता के आधार पर और प्रतिनिधित्व के आधार पर मिलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसने भी एक नया अपना क्या जोड़ा कि भैया डाटा, ये जो आंकड़े हैं कि ये जो आंकड़े को प्रकाशित करना होगा कि हाँ भैया इस जाति वाले में जो है फलाना पद में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस जाति में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। भाई SC/ST वर्ग में भी बहुत सी जातियां होती हैं ना, तो इन जातियों में प्रतिनिधित्व कम है, पिछड़ापन ज़्यादा है, और जिसको हम उस पद पर बैठा रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है, वो हैंडल कर लेगा कि नहीं करेगा, इसको भी देखा जाए। तो इसके डाटा को प्रकाशित किया जाए, इसके डाटा को जो है मतलब प्रकाशित किया जाए, जनता के बीच लाया जाए। तो ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पूरा ये समाप्त हो गया, OBC और SC/ST वर्ग का समाप्त हो गया। फिर से एक नया खेल शुरू हुआ 2019 में। यहाँ ध्यान से समझिएगा इसे। 2019 में एक नया खेल शुरू हुआ। सरकार ने संविधान में संशोधन किया, 103वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से सरकार ने संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े, एक 15 क्लॉज 6 और एक 16 क्लॉज 6। ये जो 15(6) है ये क्या करता है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं एडमिशन लेने के लिए, यानी
एडमिशन से संबंधित मतलब जो संस्थाएं हैं उनमें सवर्ण जातियों को, पहले तो ये जान लीजिए 103वां संविधान संशोधन क्या है, जो गरीब सवर्ण जातियां हैं जिसे कहा जाता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब सवर्ण हैं। सरकार ने भाई अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया हर एक जातियों में जो है गरीब पाए जाते हैं, तो क्या एक जैसे एक सवर्ण जाति का है, उसका जो है बाप जो है ISPCS है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं बगल में एक ब्राह्मण का लड़का है, वो खाने के लिए मर रहा है, तो उसे जो है आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सरकार ने एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया जो हैं तो गरीब, सवर्ण जातियों में गरीब बहुत कम है, लेकिन जो हैं अगर हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो वो जो है जीवन भर जो है गरीबी में ही रह जाएंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनको भी प्रमोट करें, वो भी आगे बढ़ें। तो इसी को लेकर सरकार ने जो है ये 103वां संविधान संशोधन किया, 2 अनुच्छेद जोड़े, 15(6) और 16(6). 15(6) ये एडमिशन से संबंधित है। अगर ये कहीं भी एडमिशन लेंगे तो इनको 10% आरक्षण मिलेगा। और ये जो 16(6) है ये क्या है कि सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट नौकरी जब लेने की बात आएगी तो वहाँ इनको जो है 10% आरक्षण मिलेगा। तो ये हुआ या पूरा खेल। फिर इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, जो 103वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है सही ठहराया। इसमें सही ठहराया भैया हाँ इसमें भी सामाजिक पिछड़ापन है, इसमें भी जो है, लेकिन सरकार ये तय करे कि जो डाटा आ रहे, जो सरकार ने योग्यता दिया है कि अपना मतलब कौन इसके योग्य होगा कौन नहीं होगा, इसमें फर्जीवाड़ा ना होने पाए, सब लोग गलत जो है डॉक्यूमेंट बनवा के ना जमा करें, इसको सरकार को ध्यान देना होगा। और बाकी सब ठीक है, इसको सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हम लोगों ने पूरा आरक्षण को देख लिया कि SC ST वर्ग को आज़ादी के बाद मिला, फिर उसके बाद OBC का जो झगड़ा चल रहा था, फिर उसके बाद जो SC ST के प्रमोशन की बात आई, फिर उसके बाद जो था ये जर्नल, ये जो सब आया 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित था। तो इसको हमने पूरा एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक कहानी के रूप में समझ लिया बहुत ही अच्छे से। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।